जी सहयोग है इसका यस सर। समाज के अंदर या व्यक्ति के लिए या फिर समूह के लिए क्या महत्व है, क्या लाभ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सहयोग है वो आपस में जब व्यक्ति एक दूसरे का संपर्क में आते हैं और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब साझा प्रयास करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है। इससे देखिए एक तो उस समूह के अंदर एकता स्थापित होगी। कौन से समूह के अंदर? जो आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन कर रहा है। दूसरा, एक दूसरे के सहयोग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। प्रत्यक्ष सहयोग भी हो रहा है तो उसके माध्यम से हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो इसके इस तरह से कौन कौन से लाभ है उसके बारे में हम जानें। तो पहला इसमें हम लिखेंगे सामाजिक एकता और समरसता। सहयोग है ये सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ाता है। सामाजिक एकता और समरसता को कैसे बढ़ाएगा? कि इसमें जो समूह आपस में या जो व्यक्ति आपस में सहयोग कर रहे हैं उनमें आपस में एकता स्थापित होगी, वो एक होंगे और इसी समाज उस समूह के अंदर एकता स्थापित होगी तो समाज के अंदर भी एकता स्थापित होगी। और समरसता का मतलब होता है आपसी प्रेम और भाईचारा भी इससे बढ़ता है। तो सहयोग सामाजिक एकता और आपसी समरसता और भाईचारा बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, सहयोगी है। समाजीकरण हेतु आवश्यक है। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? समाजीकरण समाज के मूल्यों को सीखना। समाज के मूल्यों को सीखना मतलब सामाजिक मूल्य है, व्यवहार है, आचार व्यवहार, रीति रिवाजें, नीति नियम, इन सब के बारे में सीखना, ये समाजीकरण कहलाता है। मतलब समाज में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ भी है, उन सब चीजों को सीखना समाजीकरण कहलाता है। तो इसमें समाज के अंदर सहयोग के द्वारा हम कैसे सीखते हैं भी? जैसे परिवार के अंदर हम सहयोग कर रहे हैं, आपसे मिलजुल कर रह रहे हैं, तो परिवार के अंदर हम रीति रिवाजों को, परंपराओं को, प्रथाओं को आदि को हम सीखते हैं। इसी तरह से समाज के अंदर भी हम जब फ्रेंड्स में आपस में सहयोग करते हैं तो वहाँ भी हम बहुत सारे चीजें सीखते हैं, आपस में कैसे व्यवहार किया जाए उन चीजों को सीखते हैं, मूल्य, आदर्शों, नियमों के बारे में सीखते हैं, है ना। तो समाजीकरण में सहयोग है वो बहुत ही मददगार साबित होता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार है। सहयोग में श्रम विभाजन भी होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? कार्य का बंटवारा सर। वेरी गुड, काम का बंटवारा। अब काम का बंटवारा कैसे करेंगे, किस आधार पर किया जाएगा काम का बंटवारा? योग्यता के आधार पर सर। योग्यता, कुशलता और व्यक्ति की रुचि रुचि या फिर उसकी जो भी इंटरेस्ट है उसके आधार पर काम का बंटवारा किया जाएगा। तो सहयोग में जैसे आप देख रहे हैं कि महाविद्यालय है, महाविद्यालय के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन का मतलब क्या हुआ भी? देखिए एक व्यक्ति है वो तो आपको, एक प्रोफेसर है वो तो हिंदी पढ़ा रहा है, एक इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है। इसका मतलब वो सारा काम उन्होंने बांट दिया। और वो काम क्यों बांटा है? आपकी सहयोग के लिए। आपका सहयोग मतलब आपकी स्टडी में सहयोग के लिए। तो इससे जो एक ही काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें कार्य में विशेषीकरण आता जाएगा। विशेषीकरण का मतलब क्या होता है भी? इसमें विशेषज्ञ होते जाएंगे, इस फील्ड का पूरा नॉलेज होता जाएगा, तो इससे कुशलता में भी निखार आएगा। तो यह जो सहयोग है इससे श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण या कुशलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान है होता है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? देश के अंदर। क्योंकि जब आप सभी लोग आपसे मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहेगी। शांति व्यवस्था बनी रहने का मतलब होगा किसी तरह के दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े या संघर्ष नहीं होगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब ये हुआ कि जब दो देशों के बीच में आपस में संघर्ष चल रहा हो, यदि वो दोनों देश आपस में ये कौन बच्चा है, ये अपना माइक को रखें। ये जो बीच में ना माइक आप शांति कैसे बनेगी कि दो विभिन्न देशों के जब लोग या उन देशों के जो राजनीतिज्ञ है वो आपस में एक दूसरे की सहयोग से की भावना से काम करेंगे, तो उन देशों में आपस में संघर्ष नहीं होगा, उन देशों में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो उनमें आपस में शांति रहेगी। तो सहयोग है वो न केवल राष्ट्रीय शांति में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इसका हम देखिए परिवार से, ये सारा एग्जाम्पल हम परिवार से भी देख सकते हैं। परिवार के अंदर यदि सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, तो परिवार में शांति रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी सर। रहेगी। और भारतीय यदि सारे मिलजुल कर नहीं रहे, आपस में एक दूसरे से मन मुटाव है, फिर क्या होगा? फिर शांति भंग हो जाएगी जी। फिर शांति भंग हो जाएगी, वो फूंकने वाला प्रसाद शुरू हो जाएगा, है ना? क्या है सर? हाँ। अब इसके बाद देखिए समय की बचत। सहयोग से समय की बचत भी होती है। समय की बचत कैसे होती है?
बोलो, सहयोग में समय की बचत कैसे होगी? क्योंकि देखिए, सभी को अलग अलग काम करना पड़ता है, वो अपना अपना टाइम पे कर लेंगे सर। हाँ भी जैसे सभी को अलग अलग काम, तो वो तो है, क्योंकि सारे काम मिलजुल कर रहे हैं। अब मिलजुल कर जब काम कर रहे हैं तो वो काम जल्दी हो जाएगा, इससे समय की बचत होगी। और अदरवाइज क्या होगा, यदि सारे व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो एक व्यक्ति को उसी काम को करने में काफी समय लग जाएगा और वो काम उतना अच्छे तरीके से भी नहीं हो पाएगा। तो सहयोग में, और दूसरा इसमें हो गया अभी, सहयोग से कार्य विशेषीकरण भी होता है। कार्य विशेषीकरण का मतलब ये व्यक्ति वही काम कर रहा है, एक तो उसमें रुचि है, दूसरा वो बार बार काम करते करते उस काम में उसका हाथ भी बैठ जाता है। इसका मतलब हो गया कुशलता हासिल हो जाती है और वो उस काम को बहुत जल्दी कर देता है। तो इससे क्या होता है, समय की बचत होती है। और एक है सामाजिक एकता। सहयोग से समाज में एकता स्थापित होगी, क्योंकि विभिन्न समूह है वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो उनके बीच में एकता और समरसता बनेगी और समाज में एकता पनपेगी, जिससे शांति रहेगी और समाज वो प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। तो ये सहयोग के महत्व थे, इसके लाभ थे या गुण थे, या समाज के अंदर सहयोग का क्या बेनिफिट है, उसके बारे में आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें ज्यादा रटने की बहुत जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता ही है यदि आपसे मिलजुल कर रहेंगे तो शांति भी रहेगी, विकास भी होगा, व्यक्तित्व का विकास भी होगा, समय भी बचेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति भी रहेगी, श्रम विभाजन भी होगा, कार्य विशेषीकरण भी होगा। इस तरह की बातें आपको इसमें लिखनी है। तो एक बार आप सभी रिपीट करना, सहयोग के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? संविभाजन सर, सामाजिकरण, समय की बचत स्थापित करना, व्यक्तित्व का विकास, और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। ओके, बहुत बढ़िया। बिना देखे तो नहीं बोल रहे होंगे? क्या सर? ये पॉइंट जो आपने बोले बिना देखे तो नहीं बोले होंगे? मैं आज देख के बोले हैं। बिना देखे बोलनी है। अच्छा, इसके पश्चात आप देखिएगा अगला टॉपिक, ये जो सहयोग है ये है क्या चीज? जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, सहयोग क्या है? सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है, और सामाजिक प्रक्रिया का मतलब हो गया सामाजिक अंतः क्रिया का एक स्वरूप है, क्योंकि सामाजिक अंतः क्रिया के स्वरूपों को हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। और ये सामाजिक एक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब व्यक्ति जब आपसे मिलते हैं तो वो कैसे व्यवहार करते हैं, वो सामाजिक प्रक्रिया कहलाएगा। तो सहयोग सामाजिक प्रक्रिया उसी तरह से, क्योंकि जब दो व्यक्ति मिलते हैं आपस में, तो मान लीजिए उसमें बीच में सहयोग होगा, और ये भी संभावना बनती है उनके बीच में संघर्ष भी हो जाए, मनमुटाव भी हो जाए, लड़ाई झगड़े भी हो जाए। तो हम संघर्ष के बारे में, अगला टॉपिक है, हम संघर्ष के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। एक और जितने भी ये वीडियो आप सिलेबस से सारे संबंधित सारे वीडियो देख रहे हैं क्या? यस सर। और उन वीडियो जो नोट्स है ना, वो नोट्स डाल दिए हमने, आपने देखे हैं भी नोट्स उस पर डले हुए हैं कि नहीं डले हुए हैं वीडियो पर? यस सर, देखे हैं। हाँ, डले हुए हैं क्या? देखिए, सभी वीडियो के नोट्स हमने उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है पीडीएफ का, वहां पर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो वो सारा नोट्स, उस क्वेश्चन का सारा नोट्स आपके सामने खुल जाएगा। तो वहां से भी आप उसकी मदद ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये संघर्ष से क्या संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं? संघर्ष के प्रकार या स्वरूप बताइए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं? संघर्ष के विभिन्न स्वरूप बताइए, या संघर्ष के कारण बताइए, या फिर संघर्ष है इसके समाज में क्या परिणाम निकलते हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संघर्ष की क्या विशेषताएं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है? सहयोगी प्रक्रिया और असहयोगी प्रक्रिया। सहयोगी प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें सभी समूह के सदस्य जो संपर्क में आते हैं वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होती है। जबकि असहयोगी प्रक्रिया कौन सी होती है? असहयोगी प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो जो लोग संपर्क में आते हैं वो एक दूसरे का सहयोग न करके उनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष शुरू हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या या मनमुटाव रखने लग जाते हैं। तो हम यहाँ पर सहयोगी प्रक्रिया, असहयोगी प्रक्रिया, संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। अब सहयोग के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सहयोग के अंदर हमने पढ़ा था भी किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो सामूहिक प्रयास किया जाता है तो उसको सहयोग कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। और अब देखिए, किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए
हिंसात्मक साधन अपनाकर या हिंसात्मक साधनों को अपनाने की धमकी देकर जब लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? संघर्ष। संघर्ष कहते हैं। हाँ, तो रेखा, इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको नोट्स चाहिए, किसी दूसरी लड़की या लड़के के पास नोट्स है और आपने उनको नोट्स के लिए कहा और उसने आपको नोट्स दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? भी वहां पर क्या हुआ? सहयोग सहयोग सर। हुआ या सहयोग हुआ, क्योंकि एक लक्ष्य था और उन दोनों ने आपसे मिलकर उस लक्ष्य की पूर्ति कर ली। दूसरी कंडीशन ये है, मान लो किसी ने आपको नोट्स नहीं दिया और आपने ये कहा कि गेट से बाहर निकलना मैं बताऊंगा आपको या बताऊंगी आपको, नोट्स नहीं दे रहे हो मुझे, तो ये धमकी हो गई। या फिर उससे मारपीट की, छीना झपटी की और नोट्स छीन लिए उससे, तो ये हिंसात्मक साधनों का प्रयोग हो गया। मतलब लक्ष्य वही है। जब लक्ष्य हासिल करने के लिए हिंसात्मक साधनों का या तो प्रयोग किया जाता है या फिर हिंसात्मक साधन है उनके प्रयोग करने की हम धमकी देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संघर्ष। संघर्ष कहलाएगा। तो संघर्ष में सहयोग के विपरीत है। और संघर्ष से क्या, हाँ, संघर्ष से क्या होगा? आपसे मनमुटाव पैदा होंगे, है ना, सामाजिक विघटन पैदा होगा, पारिवारिक विघटन पैदा होगा और समाज के अंदर भी विघटन पैदा होगा। इसमें अव्यवस्था फैलेगी, अशांति फैलेगी, अराजकता फैलेगी। तो ये सहयोग के विपरीत होता है। संघर्ष किसके विपरीत होगा? सहयोग के। सहयोग के विपरीत होगा। अब संघर्ष है, हाँ बिल्कुल, संघर्ष की परिभाषा देखिएगा। गिलिन और गिलिन ने क्या कहा है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है। इसका मतलब संघर्ष क्या हो गया? नंबर एक तो सामाजिक प्रक्रिया हो गया। हाँ, और रेखा जोशी, यहाँ ना बेटा अपने इस ग्रुप में अटेंडेंस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। हम लास्ट में सभी की स्क्रीन शॉट ले लेते हैं कि उससे पता लग जाता है। अभी यहाँ आप रोल नंबर लिखकर न डालें कोई भी बच्चा है, क्योंकि यहाँ आप रोल नंबर लिखकर डाल भी रहे हैं, अपनी रस्म निभा भी रहे हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको हम काउंट ही नहीं करते हैं। सर ये गिलिन और गिलिन एक है या अलग है? एक ही है बेटा, नाम है उनके, ठीक है ना? हाँ बोलो। आईडी भाई के नाम से हो तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसकी अटेंडेंस है? तो वो हम बीच बीच में पूछते रहते हैं ना आपसे भी, ये किसके नाम से है, ये आईडी किसके नाम से है, तो वो इसीलिए तो हम पूछते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने आशीष से पूछा था ना भी, आपके आशीष भारती हैं जिन्होंने बताया था, तो ऐसे हम वो जिसको हमें ध्यान नहीं रहता वो हम बीच में पूछ लेते हैं, ठीक है? ओके। तो राजपूत के नाम से आपका क्या नाम है? सोनू सर। क्या? सोनू। सोनू, ओके। अब यस सर। देखिएगा, गिलीन और गिलीन ने क्या कहा है? संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी के प्रति प्रत्यक्षतः हिंसात्मक तरीके अपनाकर या उसे उसे हिंसात्मक तरीके अपनाने की धमकी देकर अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है, तो वो संघर्ष कहलाएगा। तो गिलीन और गिलीन ने क्या माना है, कोई बच्चा बताएगा भी संघर्ष किसे कहते हैं? या तो सर दूसरे के, इसमें उद्देश्य मैं हाँ बताऊं बोलो सर? बोलो, हाँ बताओ अपने शाबाश। उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसात्मक साधनों का या तो प्रयोग किया जाता है या उसके प्रयोग की धमकी दी जाती है। हाँ, या तो हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है या हिंसात्मक साधनों के प्रयोग की धमकी दी जाती है। किस बात के लिए? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। देखिए भारती बड़े अच्छे बच्चे हैं, बीच में रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। सभी बच्चे ऐसे रिस्पॉन्ड किया करो। कुछ बच्चे और हैं वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कुछ एक साइलेंट मोड पर है, साइलेंट मोड पर नहीं रहना चाहिए। और प्रोफेसर ग्रीन ने क्या कहा है? संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयास है जो किसी की इच्छा का विरोध करने, उसके आड़े आने या उसके दबाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा, इच्छा का मतलब उद्देश्य, उसके बीच में आने, मतलब उसको पूर्ति न होने देना उसकी इच्छा की, या उसकी इच्छा को दबाने या उसकी इच्छा का विरोध करने के लिए जब कोई काम किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? संघर्ष कहेंगे। ये बात किसने कही है? ग्रीन ने। आकबर्न और निमकोफ ने क्या कहा है? जब व्यक्ति आपस में द्वंद्व या कलह करते हैं, द्वंद्व या कलह का मतलब क्या हो गया? लड़ाई झगड़े करते हैं। लड़ाई झगड़ा। हाँ, जब व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं तो उसके आचरण को क्या कहेंगे हम? संघर्ष कहेंगे। संघर्ष। हाँ वेरी गुड। तो ये बात आकबर्न और निमकोफ ने की है भी, जब दो व्यक्ति आपस में, जब व्यक्ति आपस में द्वंद्व या कलह करते हैं तो उसको हम संघर्ष कहेंगे। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हमने क्या जाना है भी, संघर्ष किसे कहेंगे? भी संघर्ष एक तो जानबूझकर किया गया प्रयास है जिसमें एक व्यक्ति जबरदस्ती अपने लक्ष्य को पूर्ति करना चाहता है। जबरदस्ती का मतलब दूसरे व्यक्ति के हितों को दांव पर लगाकर अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, तो उसको हमें संघर्ष कहेंगे।
संघर्ष थोड़ा समझ में आया आपके? यस सर। यस सर। यस यस सर। पूरा गया समझ में? यस सर। यस यस सर। रितु आपके भी समझ में आ गया क्या? यस सर। एक ना, ये बॉयज बहुत कम जुड़े हुए हैं और है वो भी एकदम साइलेंट मोड पर है। अच्छा, इसके पश्चात हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रगल, या फिर जो संघर्ष है इसकी विशेषताएं क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। तो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी विशेषताएं क्या है? पहली है ये चेतन प्रक्रिया। चेतन का मतलब क्या होता है? चेतन, जागृत सर। जागृत, जागरूक होकर, मतलब संघर्ष है वो एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सहयोग का तो हमने किया था ना, वो चेतन और अचेतन दोनों हो सकती है, लेकिन संघर्ष चेतन प्रक्रिया होगी क्योंकि हमें ये पता होता है, ज्ञात होता है कि हमारा किसके साथ संघर्ष चल रहा है, पता होता है ना जिसके साथ संघर्ष चल रहा है, और व्यक्ति उसके प्रति संघर्ष सचेत भी रहेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको अपना, तो दोनों पक्ष सचेत है, जागरूक है, और उन्हें पता भी है भी इसके हमारे आपस में संघर्ष चल रहा है, इसलिए दोनों सचेत रहेंगे। तो संघर्ष है वो एक चेतन प्रक्रिया है, सचेत प्रक्रिया है। संघर्ष है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ये सहयोग की भांति ये भी क्या है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या होगा? सब ये जगह सभी जगह पे होते हैं। सभी समाज में जगह पाई जाती सभी समाजों में पाई जाती है। हाँ, चाहे वो विकसित हो, चाहे अलग विकसित हो, चाहे विकासशील हो, सभी समाजों की विशेषता है। इसके पश्चात है सार्वकालिकता। सार्वकालिकता का मतलब क्या होगा? वो इस हर काल संघर्ष में वाली, बदलती है। हाँ, भी संघर्ष है ये सहयोग की तरह, ये भी सार्वकालिक है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से लेकर आज तक संघर्ष हर एक संस्थाओं में, हर एक समाज में विद्यमान रहा है और आगे भी रहेगा। तो ये एक सार्वकालिक प्रक्रिया है। इसके पश्चात है द्विपक्षीय संघर्ष है। वो क्या है? द्विपक्षीय प्रक्रिया। द्विपक्षीय का मतलब, हाँ, द्विपक्षीय का मतलब क्या है? जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक संघर्ष, दोनों में संघर्ष होता है। दो पक्ष होंगे और दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे, एक दूसरे के मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सहयोग में कितने पक्ष थे? दो सर। हाँ, उसमें भी दो, वो दोनों एक दूसरे के सहयोग पर आधारित थे, एक दूसरे की मदद पर आधारित थे। लेकिन संघर्ष में एक दूसरे के विरोधी है दोनों पक्ष, और दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये द्विपक्षीय प्रक्रिया है। एक है सहयोग व्यक्तिक प्रक्रिया है, इंडिविजुअल प्रोसेस है। व्यक्तिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? भी इसमें उद्देश्य पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि इसमें उस व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है जिसके साथ संघर्ष चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिक प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें उद्देश्य पर ध्यान न देकर संघर्ष, जिस व्यक्ति के साथ संघर्ष चल रहा है उसके तरफ ध्यान दिया जाता है। अनिरंतर प्रक्रिया है। अनिरंतर प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? जो लगातार ना चले। जो अनिरंतर का मतलब होता है जो रुक रुक कर होती है। निरंतर का मतलब तो वो हो गया जो रुके ना कभी, कंटिन्यूस। और अनिरंतर का मतलब हो गया यह प्रक्रिया निरंतर नहीं है, यह रुक रुक कर होती है। रुक रुक कर क्या होती है? अब भारत पाकिस्तान मान लो उनके बीच में फायरिंग हो रही है या गोलीबारी होती है, तो वो रोजाना थोड़ी होती है, रुक रुक कर होती है। रुक रुक कर क्यों होती है? क्योंकि संघर्ष करने के लिए एक तो ताकत चाहिए, दूसरे साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, गोला बारूद या अन्य संसाधनों की जरूरत है, वो चाहिए। तो वो जब साधन जुटाने हैं तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। इसीलिए संघर्ष है वो कंटिन्यूस नहीं चलता, वो रुक रुक कर चलता है, अनिरंतर रूप से चलता है। और इसकी अंतिम विशेषता होगी सकारात्मक और नकारात्मक। संघर्ष सकारात्मक भी हो सकता है और संघर्ष नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है समाज और समूह के लिए नुकसानदायक हो, और सकारात्मक का मतलब समाज और समूह के लिए लाभदायक हो, और नकारात्मक का मतलब क्या होगा? समाज और समूह के लिए हानिकारक हो। तो संघर्ष है वो लाभदायक भी हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, किस किस का चल रहा है? इंडिया और चाइना का चल रहा है। तो उसका नकारात्मक पक्ष तो ये हो गया भी वो नुकसानदायक है दोनों देशों के लिए, दोनों देशों के सैनिक भी इसमें वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन सकारात्मक भी है। ये सकारात्मक कैसे है कि इसके अंदर जिस समूह का जो संघर्ष चल रहा है दूसरे समूह के साथ, तो वो समूह आंतरिक रूप से बड़ा सुदृढ़ हो जाता है, आंतरिक रूप से उसमें एकता स्थापित होती है। तो ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे आप देखिए, दो बच्चे हैं वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, उनमें कंपटीशन है, उनमें प्रतियोगिता है, तो वो दोनों क्या होंगे? आपस में संघर्षरत तो है, लेकिन वो सकारात्मक है क्योंकि उससे
उन दोनों में निखार आएगा। निखार आने का मतलब क्या हुआ, वो दोनों ही अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करेंगे। तो संघर्ष है वो क्या होता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है।